वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। मेरे साथ आप क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और जिसमें हमने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट की है। 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 5th चैप्टर इज गोइंग ऑन सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और इसके मीनिंग इन टाइप ऑफ सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी एंड न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स, ये सभी टॉपिक्स बिल्कुल डिटेल में हमने अच्छे से कवर करे हैं। 2 टॉपिक्स रह गए हैं, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी एंड इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, आई होप कि इससे पहले जितनी भी क्लासेस इस चैप्टर की अपलोड की गई हैं वो सभी आपने अच्छे से देख ली हैं। तो आज का टॉपिक है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। आपने सारे थ्रेड्स करे, ट्रेडिशनल के, नॉन ट्रेडिशनल में आपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन करा, माइग्रेटेड पीपल्स की क्या प्रॉब्लम है, इसके अलावा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये और उसके बाद टेररिज्म हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वॉर। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, एपिडेमिक्स हैं जो न्यू थ्रेट्स हैं और जो हम सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उन चैलेंजेस से हमें कैसे निपटना है, उन थ्रेट के खिलाफ हम सभी कंट्रीज़ को, सभी एजेंसीज़ को एक साथ मिलकर आगे आना पड़ेगा। ओके, तो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो सबसे पहले जो हमने इसमें इशू रखा है वो रखा है टेररिज्म। हम ये थ्रेट में पढ़ चुके हैं नॉन ट्रेडिशनल में। तो कोऑपरेशन, अब टेररिज्म एक ऐसा मुद्दा है कि कोई एक सिंगल कंट्री अकेले इस थ्रेट से फाइट नहीं कर सकती और ना ही इसे ख़त्म कर सकती है। ये इतना बड़ा इशू है कि इसके लिए वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़, एजेंसीज़ को, जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन सबको एक साथ आना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए वो अवेयर रहते हैं और एक दूसरी कंट्रीज़ को भी मैसेज के थ्रू, इंफॉर्मेशन शेयर करके उनको भी अवेयर करते हैं। और जो प्रॉब्लम होने वाली है या जो इंसिडेंट होने वाला है या जो मिस हैपनिंग होने वाली है उसको होने से रोक सकते हैं। तो कोऑपरेशन अमंग नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जो एजेंसीज हैं वो सब एक दूसरे को कोऑपरेट करें। फार ग्रेटर प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद लॉ एंड ऑर्डर। टेररिज्म इतना बड़ा मुद्दा है कि सिर्फ आप अपनी कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर से उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ना ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेस का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं। आप ये समझो, जितनी एक तरह से जिस तरीके से हमारी आर्मी जितनी स्ट्रांग है तो उतने ही स्ट्रांग वो भी हैं। तो इसके लिए हमें मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। एंड देयर आर मैनी इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ टेररिज्म। और टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशन हुए हैं, बट लीगल प्रोविज़न अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू टैकल द प्रॉब्लम। ऐसे सिर्फ लीगल प्रोविज़न से और कन्वेंशन करने से क्या टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा? अगर मैं कन्वेंशन की बात करूँ तो टेररिज्म के अगेंस्ट एक कन्वेंशन हुआ था आपका 1997 में। इसमें ये बात कही गई थी कि पब्लिक प्लेस पर अगर कोई भी एक्सप्लोजिव यूज़ किया जाता है और कहीं पे प्लांट किया जाता है तो ये इलीगल है। ओके, और फिर एक 1999 में कन्वेंशन हुआ था कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो फंड मिलता है, जो फाइनेंस हेल्प मिलती है, उस पर रोक लगाई जाए। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये मैं एग्जांपल दिया है आपको कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे भी टाइम पे टेररिज्म के अगेंस्ट कन्वेंशन हुए हैं जिससे कि उसे ख़त्म किया जा सके। और आपको तो पता ही है 9/11 अटैक के बाद किस तरह से वर्ल्ड की सभी कंट्रीज एक साथ आई और टेररिज्म को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट किया। उसके बाद टेररिस्ट थ्रेट कैन बी मेट इन द फॉलोइंग वेज। आप इससे कैसे फाइट कर सकते हैं? इंक्रीज सिक्योरिटी एफर्ट्स। सेकेंड, इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़। जितनी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो और ज़्यादा एक्टिवली तरीके से काम करें, ठीक है, और जिससे हमारी कंट्री सिक्योर रहे। ओके, उसके बाद कोऑपरेशन अमंग नेशनल एंड इंटरनेशनल कंट्रीज़, और सभी कंट्रीज़ एक दूसरे को कोऑपरेट करें। उसके बाद कटिंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑफ टेररिस्ट ग्रुप।
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं से तो फंड मिलता ही है, जिससे वो इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, उनके पास इतने बड़े बड़े वेपन्स हैं। क्योंकि जो फंड ही नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से टेररिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास कहाँ से वेपन्स आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मेजर टू कम्बैट पॉवर्टी, हंगर, डिजीजेस, माइग्रेशन टू एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जब कल हमने नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी करा था उसमें हमने ये सारे टॉपिक कवर करे थे। ओके, अब इनको तो डिटेल में कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम से हम कैसे निकल सकते हैं? जब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे जो एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं इनके लिए, उनको कोऑपरेट करेंगे, तभी तो हम इनसे फाइट कर सकते हैं और इनको ख़त्म कर सकते हैं। एंड दीज गोल्स कैन नॉट बी अचीव्ड बाय मिलिट्री ऑपरेशन। अब ये प्रॉब्लम ऐसी, इसके लिए तो आपको मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक गुड गवर्नेंस, very very important line of word, stopping corruption and sound economic policies। ये तीनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब आप ये वाला टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये लाइन ज़रूर मेंशन करेंगे कि दे नीड गुड गवर्नेंस, स्टॉपिंग करप्शन एंड साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्योंकि गुड गवर्नेंस होगी तो करप्शन नहीं होगा, और करप्शन नहीं होगी तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम पॉवर्टी की, हंगर की, डिजीज, माइग्रेशन की, वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। और जब हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रांग रहेगी तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पॉवर्टी की, हंगर की, डिजीज़ की। या लोग माइग्रेट होके किसी अदर कंट्रीज़ में जा रहे हैं जॉब्स के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। जब हमारी ही कंट्रीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो हम अदर कंट्री में क्यों जाएंगे? तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट, पार्टनरशिप अमंग गवर्नमेंट्स एंड यूएन एजेंसीज, द वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे एजेंसीज को कोऑपरेट करेंगे। इसके अलावा और भी एजेंसीज है आपकी, एफएओ, ठीक है। इसका क्या काम है? टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, एफर्ट्स टू इरेडिकेट हंगर, इनका ये काम है। अगर हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो इसका क्या काम है? इसका भी काम यही है, इरेडिकेट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारी एजेंसीज हैं जो अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं। ओके, और ये जितनी भी थ्रेड्स हैं उनको अपने अपने लेवल पे उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इंक्रीज्ड एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी एंड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इन एजेंसीज के साथ साथ अब बहुत सारी एनजीओज और इंटरनेशनल एनजीओज भी आगे आई हैं इन थ्रेट्स से फाइट करने के लिए और कोऑपरेट करने के लिए। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल एंड अदर वॉलंटरी बॉडीज जैसे आपके एमनेस्टी इंटरनेशनल, हम पढ़ चुके हैं डिटेल में यूनाइटेड नेशन वाले चैप्टर में, द रेड क्रॉस, private foundations and charities, churches, religious organization, trade union, association, social development organization, business and corporations and great personalities, Mother Teresa and Nelson Mandela। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन भी अपने अपने लेवल पे एफर्ट कर रही हैं इन थ्रेट से फाइट करने के लिए। और मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला जैसी पर्सनालिटीज़ ने सोसाइटी के लिए कितना कमेंडेबल काम किया है ये आप सब जानते हैं। In case there is evidence of ethnic conflicts or state failure to protect its own citizens, the international community would be justified to use force। ये भी तो एक थ्रेट है। अगर कंट्री के अंदर ही सिविल वॉर हो रहे हैं और लोग सेफ नहीं हैं, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, एथनिसिटी के बेस पे हो या रिलीजन के बेस पे हो या कास्ट के बेस पे हो, कम्युनिटी के बेस पे, कोई भी रीज़न हो सकता है, और अगर वो कंट्री अपनी ही या वो गवर्नमेंट अपनी ही कंट्री के पीपल को सिक्योर नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो ऐसे में कभी कभी फोर्स का यूज़ करना भी जस्टिफिएबल माना जाता है, बट उसमें सिक्योरिटी काउंसिल इन्वॉल्व ज़रूर होनी चाहिए। एज कोफी अन्नान, द फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल, रिमार्क, देयर आर टाइम्स व्हेन द यूज ऑफ फोर्स मे बी लेजिटिमेट इन द परस्यूट ऑफ पीस। कभी कभी ऐसा होता है कि पीस मेंटेन करने के लिए हमें फोर्स का यूज़ करना पड़ता है, बट सिक्योरिटी काउंसिल की भी उसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, और जो उसका डिसीजन, उसके डिसीजन के बेस पे ही हम फोर्स का यूज़ करेंगे। ओके, या हमें कहीं पीस कीपिंग फोर्स भेजनी होती है तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल का पूरा डिसीजन होता है, उसके बाद ही वहाँ पे भेजी जाती हैं। या किसी कंट्री पे अगर हमें मतलब अटैक करना है, चाहे वो डिफेंस के लिए या किसी भी जैसे अफगानिस्तान में इंटरफेयर किया गया था क्योंकि वहाँ पे तालिबान का रिज़ाइन था, तो सिक्योरिटी काउंसिल की पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। ओके, बट वही 2003 में
जब इराक में इन्वेजन किया गया तो यूनाइटेड नेशन ने वो रिजोल्यूशन पास नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट जाके वो इराक में इन्वेजन किया गया था। ओके, चलो उसके बाद आते हैं, तो कभी कभी फोर्स का यूज़ करना भी जस्टिफिएबल है। उसके बाद अब जो हमारा टॉपिक है इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज नीडेड बाय इंडिया। अभी जो हमने टॉपिक करा कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे कंट्रीज एजेंसीज एक दूसरे को कोऑपरेट करके टेररिज्म, हंगर, माइग्रेशन, डिजीज़, पॉवर्टी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट करके इन थ्रेट के अगेंस्ट फाइट कर सकती हैं। अब जो हमारा टॉपिक है इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज नीडेड बाय इंडिया, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको पता है अगर इंडिया की बात करें तो ट्रेडिशनल थ्रेट भी हैं हमारी कंट्री में और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट भी हैं सिक्योरिटी के, और हमें दोनों से ही फाइट करना है। तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, 4 मेजर एलिमेंट करेंगे, फुल एनसीईआरटी बेस है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम 100% श्योर कि ये नोट्स आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, चलो फर्स्ट है आपका डिफेंस ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी फॉर एक्सटर्नल थ्रेट्स और अटैक। जब सिक्योरिटी की बात आती है तो सबसे पहले तो एक्सटर्नल थ्रेट से निपटना है ना हमें, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना है, उसके बाद ही तो बाद में सारी प्रॉब्लम सुलझा पाएंगे। द फर्स्ट कंपोनेंट वाज स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज बिकॉज इंडिया हैज़ बीन इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट्स विद इट्स नेबर। आपको पता है कि आज़ादी के बाद से पाकिस्तान के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं। 47 में हमारे बीच वॉर हुई, फिर 1965 में, फिर 1971 में जब बांग्लादेश को इंडिया ने सपोर्ट किया, फिर 1999 में कारगिल वॉर हुई, चाइना ने अटैक किया 1962 में, ठीक है, और चाइना ने हमारा कितना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, पाकिस्तान ने हमारा कितना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया 1965 में। सिंस इट इज़ सराउंडेड बाय न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज इन द साउथ एशियन रीजन, और अगर साउथ एशियन अदर कंट्रीज भी देखें वो भी न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो इंडिया कैसे पीछे रह सकता है। ओके, तो इंडिया's decision to conduct nuclear test in 1998 was justified by the Indian government in terms of safeguard national security, and India first tested a nuclear device in 1974. इंडिया ने 1974 में अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया ड्यूरिंग इंदिरा गांधी रिजाइम, और उसके बाद 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पीएम थे, तो क्यों, क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी था। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का, डिफेंस ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स और अटैक। लर्न हो गया, आगे बढ़ते हैं। मीटिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स विद इन द कंट्री, ये तो चलो कंट्री को बाहर से आपने सिक्योर कर लिया, कंट्री के अंदर भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हैज़ बीन टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट। India's Prime Minister Jawaharlal Nehru supported the cause of Asian solidarity, decolonization, disarmament, and the UN as a forum in which international conflicts could be settled. एशियन सॉलिडारिटी को इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा सपोर्ट किया है। जितनी जो अदर कंट्रीज थी एशियन अफ्रीकन की, उनको डीकोलोनाइज करने में पूरा कोऑपरेट किया है। डिसआर्मामेंट को हमेशा सपोर्ट किया है, और यूनाइटेड नेशन के चार्टर के जो भी रूल्स हैं, टर्म्स हैं, उनको हमेशा फॉलो किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि यूनाइटेड नेशन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हम यहाँ पे सेटल कर सकते हैं पीसफुल तरीके से विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। ओके, इंडिया डिड नॉट साइन द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ चुके हैं एनपीटी। इट वॉज एन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी। क्यों डिस्क्रिमिनेटरी थी, क्योंकि 5 जो वीटो पावर वाली कंट्री थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो 5 परमानेंट मेंबर आए वो सब न्यूक्लियर पावर कंट्री थी, और ये कहा गया कि अब जो न्यूली कंट्रीज़ हैं वो न्यूक्लियर पावर को एक्वायर नहीं करेंगी। तो ये इसलिए इंडिया ने कहा कि एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है। फिर तो ये 2 ग्रुप हो जाएंगे ना वर्ल्ड में, एक ग्रुप हो जाएगा वो पावरफुल कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, और एक हो जाएगा जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। इसी रीज़न से इंडिया ने इस ट्रीटी को डिस्क्रिमिनेटरी माना और इस पे साइन नहीं किए। आगे बढ़ते हैं। इंडिया आर्ग्यूड फॉर एन इक्विटेबल न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू की बात करें, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कि इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशन सुधरे, और जितनी भी लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं LDCs, उनको इंटरनेशनल लेवल पे जो रिच कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो उनको पूरा सपोर्ट करें।
Okay, most importantly, it used non-aligned to help carve out an area of peace outside the bloc politics of the two superpower. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड था वो टू सुपर पावर ब्लॉक में बढ़ गया था, आपका यूएसए और यूएसएसआर. इधर से नाटो था और इधर से वॉर्सा. ठीक है, तो इंडिया ने क्या डिसाइड किया, ना तो हम नाटो को ज्वाइन करेंगे और ना ही वॉर्सा को. इंडिया ने क्या अपनाया, नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट. ओके, जिससे कि पीस को मेंटेन किया जा सके, क्योंकि दोनों जो पावर ब्लॉक हैं उनके बीच तो कोल्ड वॉर की सिचुएशन बनी हुई है. अगर हम भी इनके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम अपनी कंट्री के डेवलपमेंट पे कैसे ध्यान दे पाएंगे. ओके, उसके बाद इंडिया साइन क्योटो प्रोटोकॉल इन 1997 फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था 1997 में, इंडिया ने साइन किया इस पे, वाई रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. क्योटो प्रोटोकॉल अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट वाला, उसमें ये डिटेल में है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है. ओके, Indian troops have been sent abroad on UN peacekeeping mission in support of cooperative security initiative. इंडिया का नेचर जो है हमेशा कोऑपरेटिव रहा है पीस मेंटेन करने के लिए. तो जब जब यूनाइटेड नेशन की तरफ से किसी भी कंट्री में पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई, इंडिया ने हमेशा अपनी मिलिट्री, अपनी आर्मी को भेजा है और पीस कीपिंग मिशन में यूनाइटेड नेशन को सपोर्ट किया है. तो 2 पॉइंट्स हमने करे, फर्स्ट डिफेंस ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट और सेकेंड मीटिंग सिक्योरिटी थ्रेट विद इन द कंट्री. अब आज हम करते हैं थर्ड पॉइंट. द थर्ड कंपोनेंट ऑफ इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इज गियर्ड टुवर्ड्स मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री. इसके अलावा भी कंट्री में बहुत सारे थ्रेट हैं, जैसे मिलिटेंट ग्रुप हो गए. ठीक है, आपका लिट्टे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो श्रीलंका में लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम. इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप वहाँ पे देख सकते हैं ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, नागालैंड में, मिज़ोरम में, पंजाब, कश्मीर अमंग अदर्स हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम सॉट टू ब्रेक अवे फ्रॉम इंडिया. कहीं ना कहीं ये मिलिटेंट ग्रुप जो है टाइम टाइम पे ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं कि इंडिया से इन्हें अलग होना है, इंडिपेंडेंट कर दो. सेपरेटिज्म की भावना है इनमें और ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहता है. बट इंडिया अपने कंट्री की नेशनल यूनिटी को बनाए रखना चाहता है और इसलिए इंडिया ने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट किया है और उसी को मेंटेन रखना हमारा मेन एम है. इंडिया हैज़ ट्राइड टू प्रिजर्व नेशनल यूनिटी. अगर इस तरीके से कंट्री की छोटी छोटी स्टेट डिवाइड हो जाएंगी तो इंडिया के कितने टुकड़े हो जाएंगे और ये इंडिया की यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट इन कम्युनिटीज़ को, इन ग्रुप्स को आगे आने का मौका देती है और जो भी इनकी जेन्युइन डिमांड है उनको सुनती है और गवर्नमेंट उनको पूरा भी करती है. ठीक है, तो अलाउज डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल टू फ्रीली आर्टिकुलेट देयर ग्रीवांसेस एंड शेयर पॉलिटिकल पावर में उनको इक्वली आगे आने का मौका मिला है और उनको बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उनकी ग्रीवांसेस, उनको पूरा राइट है अपनी ग्रीवांसेस रखने का और गवर्नमेंट उस पर ध्यान भी देती है और एक्शन भी लेती है. उसके बाद लास्ट पॉइंट है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. पॉवर्टी एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए. डेमोक्रेसी इज नॉट अ मेयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, नो, इट हैज़ अ सोशल इकोनॉमिक डायमेंशन एज वेल. देयर इज़ नो प्लेस फॉर एक्सप्लॉयटेशन इन अ रियल डेमोक्रेसी. अगर रियल डेमोक्रेसी की बात करें तो वहाँ पे किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा. नॉर कैन वी इग्नोर द अलार्मिंग inequalities existing in the countries. बट उसके बावजूद भी कंट्रीज़ में इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते. एंड दे कुड नॉट येट एंश्योर प्रॉपर लेवल्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड वेलफेयर सर्विसेज टू द सिटीजन. नो डाउट गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम कर रही है, बट फिर भी क्या हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर में अभी भी क्या हम उतना काम कर पाए हैं जितना गवर्नमेंट को करना चाहिए? नो, अभी भी बहुत से लोग हैं जिनके पास प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं पहुंच रही हैं और जो वेलफेयर सर्विसेज का फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं. तो टाइम पे गवर्नमेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाती रहती है. एंड तो आपको मनरेगा पता है, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट बोथ इन रूरल एंड अर्बन रीजन एंड प्रोवाइडिंग 100 days ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू
ईच रूरल हाउस होल्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। इसके अलावा आप मैं बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। NRLM हो गया आपका, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन के अंडर है। उसके बाद आपका हो गया DAYNULM, ये हो गया आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना। उसके बाद आपका हो गया PMUY, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उसके बाद हो गया आपका NFFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये सब क्या है, ये सारे बस एग्जाम्पल हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं इनिशिएटिव है कि किस तरीके से पॉवर्टी को कम किया जाए। ये तो बहुत लिमिटेड एग्जाम, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाए हैं पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, और बहुत ही कमेंडेबल काम भी किया है गवर्नमेंट ने। ओके, तो 4 कंपोनेंट्स हो गए इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट, डिफेंस ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मीटिंग सिक्योरिटी थ्रेट विद इन द कंट्री। उसके बाद सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इज गियर टूवर्ड्स मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री, जिसमें हम मिलिटेंट ग्रुप वगैरह का डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसकी प्लेलिस्ट जल्दी अपलोड कर दी जाए। तो थैंक यू, बाय, पढ़ते रहिए, टेक केयर।